नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो पेपर हुआ था रिसेंटली, उसकी आंसर की आ चुकी है और लिंक हमने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आपने अपने आंसर की डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर ली है और जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस है वो हमें सेंड किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, बाकी आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा और किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट होगा तो हम आपको वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डाउट है और कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में ऑब्जेक्शन वाले हैं। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिन जिन बच्चों ने सेंड किए थे, देखो अब अगर इसके बाद आप और भेजते हैं तो सबकी तो वीडियो नहीं बनती, आपको भी पता है। इसलिए जितने एक बार में मिल गए उन पर वीडियो बनाते हैं, बाकी सब पर अपन वैसे ही चर्चा कर लेंगे। आइए पहले आपको दिखाता हूँ। ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वास्तव में ऑब्जेक्शन के लायक है और आप इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिएगा। सवाल क्या है? घरेलू स्थापना में आयरन क्लेड डबल पोल यानी आईसीडीपी जो स्विच होता है वो किन घटकों को नियंत्रित करता है? खुद ही देखो, घटकों लिख दिया सवाल में, है ना। वो कहते हैं कि मतलब पेपर बनाने वाला इतना ध्यान रखता है कि बच्चे को हिंट नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो इसमें ओब्लिक लगा करके लिखना चाहिए था। किन और किस लिख करके घटक और घटकों लिखता ना, तब जा करके इस ऑप्शन की तरफ जाते। मैं आपको बताऊं, ये वाले ऑप्शन की तरफ तो जा ही नहीं सकते अगर इन्होंने घटकों लिख दिया। सेकंड गलती या एरर और बताऊं मैं आपको, तो देखो लाइन लिख दिया और फेज लिख दिया। तो फेज को ही तो लाइन बोलते हैं, लाइन तार फेज को ही बोलते हैं, लाइव तार फेज को बोलते हैं, और फेज यानी फेज, लाइन और लाइव, ये तीनों एक ही शब्द है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एक ही बात हो गई ना, हो ही कैसे सकते। दूसरी बात देखो, डीपीआईसी या आईसीडीपी, हम लोग इसे ना घर में मेन स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल तो एमसीबी लगाने लग गए डीपी वाली। डीपी का मतलब क्या है? डबल पोल। कुछ लोग इसे आइसोलेटर भी बोलते हैं। वास्तव में इस डीपी का अगर आपने कभी कनेक्शन देखा हो तो वो यूँ होता है इस तरह से। इसके दोनों पोल मैकेनिकल रूप से कनेक्टेड रहते हैं, यांत्रिक रूप से जुड़े होते हैं, और दोनों एक साथ सर्किट को ब्रेक करते हैं। और वो दो कौन कौन से हैं? फेज न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर इसको डीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीसी में इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये दोनों को एक साथ मेक और ब्रेक करता है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ना ए सही होना चाहिए था। लाइन और न्यूट्रल को नियंत्रित करता है, ये इनकी गलती हो गई। केवल फेज को, केवल लाइन को अगर कंट्रोल करना है फिर तो हमारे पास सिंगल पोल वन वे स्विच है ना। क्या इसके लिए तो वन वे स्विच है, लोड को कंट्रोल करते हैं, जैसे छत पंखियों को कंट्रोल करना है, वहाँ पे केवल लाइन या केवल फेज कर सकते थे। तो ये गलत है, ऑब्जेक्शन इसमें कर देना। आई थिंक प्रूफ आपको हर बुक में मिल जाएगा। एसेसरीज वाला जहाँ कहीं भी पढ़ोगे ना, उनमें हर किसी में भी आपको मिल ही जाएगा। कुछ और है जिस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा। ये एक बच्चे ने सेंड किए हैं तो कुछ डाउट होगा, कुछ ऑब्जेक्शन भी होगा। जैसे ये है, वेल्डिंग में हम विशिष्ट आधार धातु के लिए फिलर मेटल का चयन करना होता है। बिल्कुल सही बात है। फिलर मेटल मतलब जिससे वेल्डिंग करोगे वो आसपास का मेटल भरना चाहिए। तो उसके लिए ना ये भी ठीक है कि फिलर धातु का गलनांक समान या उच्च होना चाहिए। उच्च नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। फिलर मटेरियल जो है ना उसका समान या निम्न होना चाहिए। ये देखो, ये रहा। सरल अनुपयोग सुनिश्चित करने के लिए जो फिलर मटेरियल है उसका कम होना चाहिए, तभी तो वो इजीली भर पाएंगे। बेस मेटल से अगर फिलर मटेरियल का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बेस पिघलना ही शुरू हो जाएगा आपका, वेल्डिंग करोगे तो। यानी ये एक तरह से ये फिलर मेटल जो है ये सोल्डर या फ्लक्स वाला काम कर रहा है, तो वो अगर थोड़ा सा कम होगा तो ही करेगा। तो कुछ में सरासर गलतियां हैं, जैसे ये वाला बिल्कुल इसमें गलती है, इसको भी कर देना। आईसीटीपी क्या नाम है? आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। इसका दूसरा नाम पूछ रहे हैं। पता नहीं इन्होंने सवाल का ना लेवल क्या दिया। अब ये कोई क्वेश्चन करने वाला है क्या, बताओ? इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, पूछे जाने का तरीका ही नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है? TPCI लिखा है, जबकि हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? TPIC स्विच। सॉरी, आपने भी पढ़ा होगा। TPIC या ICTP है।
मतलब ट्रिपल पोल आयरन क्लेड बोल दो या आयरन क्लेड ट्रिपल पोल बोल दो, यही वाला तो है। तो इन्होंने इसको ये कैसे कर दिया, समझ से बाहर है। कीजिएगा इस पर ऑब्जेक्शन। ठीक है, दो वाले थे, फिलर मटेरियल वाले पर करो तो ठीक है, क्योंकि उसमें बीच वाले में उसने सामान लिख दिया था, फिर भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ठोस हमारे पास सबूत नहीं होता, जिसको बाद में वो लोग क्लेरिफाई कर देते हैं कि ऐसा था। मैं बताऊंगा एक एक करके, पॉइंट आएंगे तो। जैसे ये देखो, किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग प्राय व्यवस्थित स्वरूप, इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरेंस, बिल्कुल सही है। जब भी एक घर के लिए वायरिंग डिसाइड की जाती है तो 11 कारकों को चयन कर मतलब ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है, जिसमें से अपीयरेंस, हिंदी में बोलते हैं दिखावट, मतलब वायरिंग दिखेगी कैसे, सुंदर तो दिखनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि किसकी अपीयरेंस बेटर होगी, लेकिन साथ ही केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी। अब भाई मैकेनिकल प्रोटेक्शन तो यार मेटल से ज़्यादा कौन प्रोवाइड करा सकता था, ये बताओ। मेटल वाले से ज़्यादा कौन दे सकता था। इन्होंने इसका क्या किया है, पीवीसी कैसिंग गैपिंग वायरिंग। मान लेते हैं कि अपीयरेंस दोनों की ठीक है, कंड्यूट पाइप वायरिंग की भी अच्छी होती है और कैसिंग गैपिंग वायरिंग की भी ठीक होती है, दोनों की ठीक है। लेकिन अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे तो मेटल से पीवीसी ज़्यादा थोड़ी दे पाएगा। अगर मैं यांत्रिक मजबूती की बात करूं तो धातु में ज़्यादा यांत्रिक मजबूती होती है कि पीवीसी में होती है, कॉमन सी बात है, आप खुद देख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए था, ये ज़्यादा बेटर था। अगर पीवीसी की बात करें तो पीवीसी कंड्यूट तो यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन थे इसमें। तो आप लोग एक बार इसको हल्का सा क्रॉस मैच ज़रूर करवा लेना। कुछ और है जिस पर बात करेंगे, हाँ, जैसे ये वाला है भाई, इसमें है ना शायद कन्फ्यूज़न ही कहूँगा मैं आप लोगों के लिए, या यूँ कहूँ कि आपको केवल डाउट है, ऑब्जेक्शन मत करना, इसको अच्छी जगह से पढ़ना आप, बड़ी वेबसाइट्स है, एक दो नोट्स जहाँ कहीं भी है। तो यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल का दोष क्या है, तो अंडरग्राउंड केबल में मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना, ये हाई है नहीं, एक तरह से इनिशियल कॉस्ट आई है, केबल महंगी आती है। हाँ, जॉइंट वाला कह सकते हो, क्योंकि ओवरहेड लाइन में हम लोग ब्रिटानिया जॉइंट भी लगा सकते हैं, और भी कई तरह के जॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें जॉइंट लगाने के लिए ना जनरली या तो स्लीव का उपयोग करते हैं, या लग्स वगैरह या थिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉस्टली पड़ता है। लेकिन मेंटेनेंस है ही नहीं, केबल की कोई मेंटेनेंस नहीं होती है। ओवरहेड लाइन में मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे उसमें इंसुलेटर्स भी है और भी है। तो अंडरग्राउंड केबल में मैंने 2-3 जगह इसको पढ़ा है, देखा है, अनुरक्षण लागत, मेंटेनेंस कॉस्ट को लो ही दिखाया गया है, हाई नहीं दिखाया गया है। यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा भी जा चुका है कि इनमें से कौन सा अंडरग्राउंड केबल के बारे में सही नहीं है, ठीक है ना। और ऑप्शन था उच्च अनुरक्षण लागत, तो इसी को ही गलत किया हुआ था, ठीक है, देख लेना, पुराने पेपर में मिल जाएगा। तो ये वाला सही है मेरे हिसाब से, इसमें मत करना ऑब्जेक्शन, बाकी आपकी मर्जी है, आप भी तो आज़ाद है ना। और ये MCB वाला है, इस पर भी अभी चर्चा करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। हालांकि ये एक तरह से दोनों ही ऑप्शन वाला है। वो कह रहे हैं कि एक शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है ना MCB की, वो 6 किलो एम्पियर है। तो ये 6 किलो एम्पियर किसको दर्शा रहा है, वो ये कह रहा है कि 6 किलो एम्पियर ऐसी चीज़ है जो किसी को भी डैमेज नहीं करेगी, MCB खुद भी बियर करेगा, और जो हमारे इंस्टॉलेशन है जहाँ कहीं भी, उनमें भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचने देगा, ठीक है। तो वह अधिकतम धारा जो MCB को क्षति पहुँचाए बिना इसके द्वारा बाधित की जा सकती है, मतलब MCB खुद डैमेज नहीं होगी, और 6 किलो एम्पियर तक की करंट को ये एक तरह से, ये इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी है। हालांकि रप्चरिंग तो नहीं होती है, क्योंकि रप्चरिंग MVA में होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा MCB के ऊपर ही आएगा। यहाँ क्या लिखा है देखो, वो बच्चा जो चाह रहा था वो क्या चाह रहा था कि वह अधिकतम जिस पर संस्थापन को क्षति पहुँचे बिना MCB ट्रिप करे। नहीं भाई, 6 किलो एम्पियर की करंट अगर आपके घर में आएगी तो हो सकता है कि कई सारे इक्विपमेंट नष्ट हो जाएंगे। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि MCB की शॉर्ट सर्किट करंट 6 किलो एम्पियर है, लेकिन वास्तव में MCB 16 एम्पियर की है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर 20 एम्पियर करंट हुई तो MCB ट्रिप हो जाएगी ना, और 20 एम्पियर पे घर के इक्विपमेंट भी नहीं जलेंगे। लेकिन वो कहता है कि इस तरह से शॉर्ट सर्किट क्रिएट हुआ कि करंट 6 किलो एम्पियर तक चली गई, तो MCB ट्रिप तो हो जाएगी, क्योंकि 16 से ऊपर गई है करंट, और MCB का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो 6 किलो एम्पियर तक MCB ट्रिप करा नहीं सकते। लेकिन इस दौरान ट्रिपिंग से पहले
एमसीबी को ट्रिपिंग में टाइम लगा, मान लेते हैं नैनो सेकंड का टाइम लगा। इस दौरान कोई इक्विपमेंट घर का हो सकता है 6 किलो एम्पियर 5 किलो एम्पियर भी सहन ना कर सके, तो वो उपकरण तो नष्ट होंगे ही ना। इसलिए ये वाला ऑप्शन आप नहीं कर सकते कि संस्थान को क्षति पहुंचाए बिना। 5 किलो एम्पियर पे हो सकता है घर में कई इक्विपमेंट निपट गए हो, एमसीबी ने ट्रिप होने में टाइम ले लिया। हाँ, अगर शॉर्ट सर्किट करंट 7 किलो एम्पियर चलेगी ना, हो सकता है एमसीबी खुद भी नष्ट हो जाए, इसका कोई पार्ट ओवर हीट हो जाए, ख़राब हो जाए, ये वो करना चाह रहा है। इसलिए जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग या लिखी जाती है ना, वो प्रोटेक्टिव डिवाइस की रेटिंग होती है, ध्यान रखा करो। और क्या लिखा है इसमें, हाँ ये वाला भी ठीक है। ओम का नियम किस पर लागू होता है? ओम का नियम वैक्यूम में भी तो लागू नहीं होता ना। आर्क लैंप इसमें अपन कर सकते थे, क्योंकि आर्क लैंप डीसी पर चलता है, इलेक्ट्रोलाइट पर नहीं लगेगा, अचालकों पर नहीं लगेगा, वैक्यूम पर भी नहीं लगता। इसमें मैं सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। आर्क लैंप हम लोग डीसी वाला मानते हैं ज़्यादातर, वैसे तो एसी डीसी दोनों का होता है आर्क लैंप भी, लेकिन जनरली आर्क लैंप को हम उसी के साथ ही सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये माइक्रोमीटर वाला, ये कोई लैंग्वेज वाला नहीं है वैसे तो, क्योंकि बच्चे सब अलग अलग कर रहे हैं। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि इसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। अरे भाई, कैलिब्रेट तो निर्माता करके भेजता है, हम लोग नहीं करते। अपन तो घर में ले आए तो विश्वास करेंगे कि ये माइक्रोमीटर सही है। कैलिब्रेशन शुरुआत में होता है, वो है ना। एक तो इन्होंने कहा है कि सुनिश्चित कर लो कि माइक्रोमीटर साफ है। अरे साफ सफाई तो हम रेगुलर करेंगे ही। मुझे जो लग रहा है वो ये ऑप्शन के साथ ज़्यादा था कि त्रुटियों की जांच कर लें, क्योंकि कोई एरर नहीं हो, थिम्बल पहले से हमने आगे खिसका रखा हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो इतने ही है, बाकी आप लोग और आपस में डिस्कशन अपनी अपनी करना। मुझे लग रहा है अभी तक जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए उनमें ऑब्जेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग कर दीजिएगा। आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पर करने वाले हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद।